नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने का असर अब बाजार में भी दिखने लगा है। व्यापारियों का कहना है कि एलपीजी महंगी होने से फैक्ट्रियों का खर्च बढ़ गया है। इसी वजह से स्टील के सामान, जूते, चप्पल और ड्राई फ्रूट्स की कीमतों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। आने वाले दिनों में कई और रोजमर्रा की चीजें महंगी हो सकती हैं। बैंक खातों का गलत इस्तेमाल करके साइबर ठगी करने वाले गिरोह पर पुलिस ने कार्रवाई की है। जांच के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 10 मोबाइल फोन और 2 सिम कार्ड बरामद हुए हैं। पुलिस का कहना है कि ये लोग फर्जी खातों के जरिए लोगों को ठगते थे और रकम तुरंत दूसरे खातों में ट्रांसफर कर देते थे। उत्तर प्रदेश में स्पेशल एजुकेटर के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि विशेष जरूरत वाले बच्चों की पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए यह भर्ती की जा रही है। इच्छुक उम्मीदवार तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकेंगे और चयन प्रक्रिया तय नियमों के अनुसार पूरी होगी। बरेली शहर की तस्वीर आने वाले समय में काफी बदलने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करीब 6000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। इसमें रामायण वाटिका, साइंस पार्क और कई आधुनिक सुविधाओं वाले प्रोजेक्ट शामिल हैं, जिनसे शहर के विकास और पर्यटन दोनों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। कई जगहों पर लोग बता रहे हैं कि बिजली रिचार्ज कराने के बाद भी सप्लाई नहीं मिल रही। वजह यह बताई जा रही है कि जिन प्रीपेड मीटरों में नेगेटिव बैलेंस है, उनका कनेक्शन रोजाना काट दिया जा रहा है। इससे उपभोक्ता परेशान हैं और बिजली विभाग से इस समस्या का स्थायी समाधान मांग रहे हैं। यूपी के एक इलाके में रास्ते के पानी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि दबंग लोग घर में घुस आए और लाठी डंडों से हमला कर दिया। इस घटना में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हापुड़ के बाद अब लखनऊ में भी एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी का मामला सामने आया है। छापेमारी के दौरान 88 सिलेंडर बरामद किए गए हैं। जांच में कुछ राजनीतिक नाम भी सामने आने की चर्चा है। इसके बाद योगी सरकार ने अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यूपी बोर्ड इस बार छात्रों को नई तरह की मार्कशीट देने जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह मार्कशीट वाटरप्रूफ होगी, यानी पानी में भी खराब नहीं होगी। अधिकारी कहते हैं कि इसे मोड़ने या गीला होने से भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा, जिससे छात्रों को दस्तावेज सुरक्षित रखने में सुविधा मिलेगी। झांसी के सॉफ्ट टॉय अब दिल्ली तक अपनी पहचान बना रहे हैं। ओडीओपी योजना के तहत काम करने वाली वंदना ने छोटे स्तर से शुरुआत की थी। अब उनका काम इतना बढ़ गया है कि करीब 25 महिलाओं को रोजगार मिल रहा है। यह योजना स्थानीय उत्पादों को पहचान दिलाने में मदद कर रही है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। हिंदुत्व की राजनीति के बड़े चेहरे के रूप में उन्हें कई राज्यों में प्रचार के लिए उतारा जा सकता है। रसोई गैस की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन सख्ती दिखा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी हालत में गैस सिलेंडरों की अवैध बिक्री नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए लगातार जांच और निगरानी की जा रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर गैस उपलब्ध हो सके। वरिष्ठ पत्रकार और गीतकार साकेती की स्मृति में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कई साहित्यकारों, पत्रकारों और समाज सेवियों ने भाग लिया। सभी ने उनके लेखन और पत्रकारिता में योगदान को याद किया और कहा कि उनका काम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। यूपी दारोगा भर्ती परीक्षा में एक विवादित सवाल को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। एक बीजेपी विधायक ने इस सवाल की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उनका कहना है कि ऐसे सवालों से अभ्यर्थियों में भ्रम पैदा होता है, इसलिए मामले की जांच होनी चाहिए। लोगों के मन में अक्सर सवाल रहता है कि डीएम और कलेक्टर में आखिर अंतर क्या होता है। दरअसल कई राज्यों में दोनों पद एक ही अधिकारी संभालते हैं। डीएम प्रशासनिक और कानून व्यवस्था देखता है, जबकि कलेक्टर का काम राजस्व से जुड़ा होता है। इसलिए जिम्मेदारियां अलग अलग मानी जाती हैं। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे अगले महीने जारी होने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा विभाग के अनुसार कॉपियों की जांच लगभग पूरी हो चुकी है। इस बार रिजल्ट के साथ छात्रों को नई तरह की सुरक्षित मार्कशीट भी दी जाएगी, ताकि दस्तावेज लंबे समय तक सुरक्षित रह सकें। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। इस फैसले से लाखों अभ्यर्थियों को राहत मिली है, जो लंबे समय से निष्पक्ष भर्ती की मांग कर रहे थे। ऊर्जा मंत्री के निरीक्षण के दौरान बिजली विभाग की लापरवाही सामने आई। इसके बाद एक जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया और उपखंड अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सरकार का कहना है कि बिजली व्यवस्था में लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
गंगा एक्सप्रेसवे पर काम तेजी से आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि अप्रैल तक इस पर वाहन दौड़ने लगेंगे। यह एक्सप्रेसवे प्रयागराज से मेरठ तक की दूरी को काफी आसान बना देगा। अधिकारियों का कहना है कि इससे यात्रा का समय कम होगा और व्यापार तथा परिवहन को भी फायदा मिलेगा। संभल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुलिस के अनुसार एक युवक ने गुस्से में अपनी सौतेली मां पर हथौड़े से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि वह खाना न मिलने से नाराज था। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। एक कार्यक्रम में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की इफ्तारी को लेकर भी राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग इसे राजनीतिक संदेश के तौर पर देख रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे आयोजनों से ज्यादा जरूरी जनता के मुद्दों पर ध्यान देना है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे गए एक विवादित प्रश्न पर गीतकार मनोज मुंतशिर ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी राय रखते हुए कहा कि परीक्षा में ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए जिनसे विवाद या भ्रम की स्थिति पैदा हो जाए। इस मुद्दे पर बहस जारी है। मुरादाबाद के किसान रघुपत सिन्हा की बीज बचाने की जिद ने उन्हें खास पहचान दिलाई। उन्होंने कई पारंपरिक बीजों को बचाने के लिए लंबे समय तक काम किया। उनके योगदान को देखते हुए सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्मश्री सम्मान देने का फैसला किया है, जिससे इलाके में गर्व का माहौल है। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर एक युवक घर तक पहुंच गया और गंभीर अपराध को अंजाम दे दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी इंस्टाग्राम के जरिए नाबालिग लड़की से परिचित हुआ था। बाद में मौका देखकर वह घर में घुस गया। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में आसमान में बादल छा सकते हैं और कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आएगी और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। गोरखपुर में एक कार्यक्रम के दौरान संजय निषाद ने राजनीतिक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी उन्हें अपनी हारी हुई सीटें दे दे तो उनकी पार्टी उन सीटों को जीत कर दिखा सकती है। उनके इस बयान के बाद राज्य की राजनीति में नई चर्चा शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों के लिए बड़ी राहत की तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत राज्य के करीब 2.15 करोड़ किसानों को अगली किस्त मिलने वाली है। इसके लिए करीब 4,335 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजे जाएंगे, जिससे खेती और घर खर्च में उन्हें मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को तंबाकू और नशे से दूर रखने के लिए तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 चला रही है। इस अभियान में बेहतर काम करने के कारण यूपी देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। सरकार स्कूल, कॉलेज और गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाकर युवाओं को स्वस्थ जीवन अपनाने के लिए प्रेरित कर रही है। योगी सरकार उत्तर प्रदेश को डिजिटल क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बड़े कदम उठा रही है। राज्य को डेटा सेंटर हब बनाने की योजना पर तेजी से काम किया जा रहा है। इसके लिए निवेशकों को बेहतर सुविधाएं और नीतिगत सहयोग दिया जा रहा है, ताकि आईटी कंपनियां यहां आकर निवेश करें और युवाओं को रोजगार मिल सके। उत्तर प्रदेश में मेक इन इंडिया अभियान को और मजबूत करने के लिए डिफेंस कॉरिडोर परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। राज्य के 6 शहरों में फैले इस कॉरिडोर में मिसाइल, गोला बारूद और रक्षा उपकरणों का निर्माण किया जाएगा। इससे देश की रक्षा क्षमता बढ़ेगी और हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। उत्तर प्रदेश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए डेटा सेंटरों को 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था की जा रही है। ओपन एक्सेस व्यवस्था लागू होने से कंपनियों की बिजली लागत भी कम होगी। सरकार का मानना है कि इससे निवेश बढ़ेगा और प्रदेश आईटी सेक्टर में एक मजबूत केंद्र बनकर उभरेगा। राज्य सरकार सरकारी स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा बदलाव करने जा रही है। अब कई कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी एनसीईआरटी की किताबों से पढ़ाई कराई जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की बेहतर पढ़ाई मिलेगी और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी मदद मिलेगी। यूपी सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री प्रक्रिया को और सख्त कर दिया है, ताकि धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाई जा सके। अब जमीन की खतौनी और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद ही रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी होगी। सरकार का कहना है कि इससे फर्जीवाड़ा कम होगा और लोगों की संपत्ति सुरक्षित रहेगी। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब कर्मचारियों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां अनिवार्य रूप से सरकार को देनी होंगी। इस कदम का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना और अनुशासन को मजबूत करना बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जीएसटी संग्रह में लगातार सुधार देखने को मिल रहा है। फरवरी महीने में राज्य के राजस्व में करीब 355 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अधिकारियों का कहना है कि बेहतर निगरानी और कर व्यवस्था में सुधार के कारण राज्य की आय में यह बढ़ोतरी संभव हो पाई है। यूपी में लेखपाल भर्ती की मुख्य परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी और इसके लिए हजारों अभ्यर्थी तैयारी में जुटे हुए हैं। भर्ती बोर्ड ने परीक्षा को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए सभी जरूरी इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट बनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए अच्छा मौका आया है। करीब 560 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इच्छुक अभ्यर्थी तय समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं और चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें सरकारी अस्पतालों में काम करने का अवसर मिलेगा। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले भर्ती बोर्ड ने सख्त चेतावनी जारी की है। अधिकारियों ने कहा है कि सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने या परीक्षा से जुड़ी गलत जानकारी फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और साइबर टीम ऐसी गतिविधियों पर लगातार नजर रख रही है। उत्तर प्रदेश में परिवहन व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए नई योजना पर काम चल रहा है। इसके तहत करीब 12,200 गांवों को बस सेवा से जोड़ने की तैयारी की जा रही है। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीण इलाकों के लोगों को शहरों तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी। उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी अब कैशलेस इलाज की सुविधा देने की तैयारी हो रही है। योगी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना है। अगर यह लागू होता है तो शिक्षकों को इलाज के दौरान अस्पतालों में सीधे कैशलेस सुविधा का लाभ मिल सकेगा। गोरखपुर में सड़क चौड़ीकरण से प्रभावित दुकानदारों को राहत देने के लिए प्रशासन ने नई व्यवस्था की है। घंटाघर कॉम्प्लेक्स तैयार कर लिया गया है, जहां प्रभावित व्यापारियों को नई दुकानें दी जाएंगी। इससे व्यापारियों का कारोबार भी जारी रहेगा और शहर में सड़क चौड़ीकरण का काम भी पूरा हो सकेगा। लखनऊ में अलविदा की नमाज को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दोपहर 12 बजे से कई प्रमुख रास्तों पर वाहनों की आवाजाही बंद रहेगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें ताकि किसी को परेशानी न हो। आजमगढ़ में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मिनी ट्रक से करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए का गांजा बरामद किया है। इस मामले में अंतर्राज्यीय तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। प्रयागराज के एसआरएन अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ओपीडी में एक ही दिन में करीब 3,600 से ज्यादा मरीज पहुंचे, जिससे अस्पताल में लंबी कतारें लग गईं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम बदलने के कारण बीमारियों के मामले बढ़ रहे हैं। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने पढ़ाई में आधुनिक तकनीक को शामिल करते हुए कुछ कक्षाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पढ़ाई अनिवार्य कर दी है। छात्रों को करीब 75 घंटे का थ्योरी और प्रैक्टिकल कोर्स पढ़ाया जाएगा ताकि वे नई तकनीक को समझ सकें। यूपीएससी ने जूनियर एनालिस्ट मेडिसिन 2024 परीक्षा का अंतिम परिणाम जारी कर दिया है। परीक्षा में सफल हुए अभ्यर्थियों को अब आगे की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए बुलाया जाएगा। लंबे समय से परिणाम का इंतजार कर रहे उम्मीदवारों में इस खबर से खुशी का माहौल है। वाराणसी नगर निगम शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए नई व्यवस्था बनाने जा रहा है। निजी पार्किंग संचालकों से पूरा ब्यौरा मांगा गया है और ऑटो व ई रिक्शा के लिए अलग पिक एंड ड्रॉप पॉइंट बनाए जाएंगे ताकि सड़क पर अव्यवस्था कम हो सके। बदायूं के एचपीसीएल पावर प्लांट में हुई डबल मर्डर की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। हमलावरों ने प्लांट के जीएम और डिप्टी मैनेजर को गोली मार दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। लखनऊ में नीति आयोग के वीमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म का स्टेट चैप्टर शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाना है। इसके जरिए महिलाओं को प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। आगरा में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं सही, सस्ती और भरोसेमंद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को बेहतर इलाज की सुविधा आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रयागराज में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2 प्रमुख मंदिरों के विकास पर करीब 3.46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और शहर में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। यूपी पुलिस एएसआई परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों के लिए बस यात्रा को लेकर परिवहन निगम ने नोटिस जारी किया है। इसमें बताया गया है कि परीक्षार्थियों को किन शर्तों के तहत बस यात्रा में सुविधा मिल सकेगी ताकि परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में उन्हें परेशानी न हो। जल शक्ति मंत्री ने पंप कैनाल का निरीक्षण किया तो कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। इस पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और एक संयम से जवाब मांगा। मंत्री ने कहा कि किसानों को पानी पहुंचाने में लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रामपुर जिले ने आईजीआरएस की फरवरी रिपोर्ट में शानदार प्रदर्शन किया है। जिले को 100% अंक मिले हैं और वह पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायतों का समय पर निस्तारण होने से यह उपलब्धि मिली है। होली के बाद अकबरपुर डिपो में अचानक 48 चालक और परिचालक एक साथ छुट्टी पर चले गए। इसके कारण 35 बसों का संचालन रुक गया और यात्रियों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। विभाग अब इस मामले की जांच कर रहा है।
उत्तर प्रदेश में जनगणना के नए नियमों को लेकर सरकार ने स्पष्ट किया है कि गलत जानकारी देने या जनगणना में सहयोग नहीं करने पर सजा भी हो सकती है। प्रशासन लोगों से सही जानकारी देने और प्रक्रिया में सहयोग करने की अपील कर रहा है। किसानों ने आलू की गिरती कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि लागत बढ़ने के बावजूद बाजार में सही दाम नहीं मिल रहा है। किसानों ने सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने और उचित व्यवस्था करने की मांग की है। यूपी पीएसएससी ने 5 साल बाद निकाली गई सहायक नियोजक के 11 पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया है। आयोग का कहना है कि कुछ तकनीकी कारणों के चलते यह फैसला लिया गया है और आगे इस भर्ती प्रक्रिया पर दोबारा विचार किया जा सकता है। ग्रेटर नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नए अस्पताल का उद्घाटन किया। इस अस्पताल में कैंसर मरीजों को आधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे आसपास के क्षेत्रों के मरीजों को बड़े शहरों में जाने की जरूरत कम पड़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाकंभरी सिद्धपीठ पहुंचे और वहां चल रही पर्यटन परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने माता के दर्शन भी किए और अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। यूपी में 47 पीपीएस अधिकारियों को ईएसपी पद पर प्रमोशन दिया गया है। इसमें कई अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इस फैसले के बाद पुलिस विभाग में नई जिम्मेदारियां तय की जा रही हैं ताकि प्रशासनिक कामकाज बेहतर तरीके से चल सके। कानपुर में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले एक गैस एजेंसी संचालक को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशासन ने एजेंसी का लाइसेंस निलंबित करने की भी प्रक्रिया शुरू कर दी है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। एक महिला बीएसए और एक क्लर्क के खिलाफ लंबे समय से फरार रहने के मामले में जांच तेज कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों पर सरकारी कामकाज में गड़बड़ी के आरोप हैं और अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी हो रही है। एक मौलाना द्वारा मुख्यमंत्री योगी की मां पर की गई टिप्पणी के बाद प्रदेश के कई जिलों में एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ में एक युवक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में डेट पर गया था। वहां उसने ताकत बढ़ाने वाला कैप्सूल खा लिया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है।